नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि ईरान युद्ध को लेकर जो ट्रंप ने दावा किया है कि सीज़फायर हो गया है, असल में वो ट्रंप का एक बहुत बड़ा झूठ साबित होने लगा है और सिर्फ 10 घंटे के अंदर ईरान पर कम से कम 4 जगह बड़े हमले हुए हैं। बदले में ईरान ने एक ऐसा ज़बरदस्त पलटवार किया है जिसको आप जानकर हैरान रह जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि धोखा है ट्रंप का सीज़फायर, 14 दिन का रिचार्ज, युद्ध शुरू, और नीचे वाली लाइन में लिखा है कि रूस का दावा, हॉर्मूज है ईरान का परमाणु बम। ये सब चीज़ें जो आई हैं वो सिर्फ 10 घंटे के अंदर सामने आई हैं और आपको हम इसके ऊपर जो डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे उसको आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर जो ट्रंप कल तक दावा कर रहे थे कि हम ईरान की सभ्यता का सफाया कर देंगे, वो ट्रंप जो है वो सीज़ फायर के तराने गाने लगे और सीज़ फायर को लेकर अब पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं। दूसरी तरफ जो ट्रंप यूरेनियम ढूंढ रहे थे ईरान का, कह रहे थे ना कि हम यूरेनियम उसका छीन लेंगे, वो ट्रंप जो यूरेनियम ढूंढ रहे थे ईरान का, वो यू टर्न मारकर अब वापस उसी जगह पहुंच गए हैं जहां उनको बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। इन खबरों की पूरी हम डिटेल बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि रूस और चीन ने कैसे हॉर्मूज के ट्रैप में अमेरिका और इजराइल को बुरी तरीके से फंसा दिया है और कैसे आज जो पुतिन के करीबी हैं दिमित्री मित्रदेव, रूस के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने बड़ा सटीक बयान दिया है और दावा किया है कि यह युद्ध जरा भी नहीं रुका है और बल्कि अब इस युद्ध में जो 14 दिन के बाद अब युद्ध होने वाला है और जो युद्ध शुरू भी हो चुका है दोबारा नए तरीके से, उसके अंदर रूस और चीन की एंट्री सीधे तौर पर साफ साफ दिखाई देगी। और इस बार जो ईरान के पास जो वेपन्स होंगे और जो उसके पास मिसाइलों की नई लोकेशंस होंगी वो इतनी सटीक और घातक होंगी जिसको शायद अमेरिका और इजराइल आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इसको लेकर एक बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट द वॉशिंगटन टाइम्स और रॉयटर्स में आई है और जिसमें दावा किया गया है कि ईरान को रूस ने कुछ 55 ठिकानों की ऐसी लोकेशंस दी हैं इजराइल की, यानी कि इजराइल के 55 ऐसे ठिकाने हैं जिसकी लाइव लोकेशन ईरान के पास मौजूद है। और ये वो जो 55 ठिकाने हैं उसमें इजराइल के परमाणु ठिकाने, उसके परमाणु रिएक्टर, उसके ऊर्जा के जो बड़े बड़े बिजली घर हैं, उसकी पूरी लिस्ट ईरान के पास पहुंच चुकी है। और इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ ईरान भी तैयार हुआ कि ठीक है हम 14 दिन का सीज़ फायर करते हैं। आपको बताएंगे कि जो 14 दिन का सीज़ फायर है उसके पीछे ईरान ने वास्तव में रूस और चीन के साथ मिलकर एक ऐसा खेल खेला है ट्रंप को विश्वास में लेकर कि हाँ आप जो बात कह रहे हैं हम उसको मानेंगे, लेकिन इस 14 दिन के अंदर ईरान का जो वॉर प्लान है वो पूरी तरीके से जो सामने आने वाला है वो हैरान कर देगा। उसको लेकर जो रिपोर्ट्स आई हैं उसको लेकर अब ट्रंप और उनके जनरल जो हैं वो माथा पीटने लगे हैं। और अभी से सिर्फ 10 मिनट पहले आपको बता दें कि जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने खुलेआम धमकी देना शुरू कर दी है और दावा किया है कि हमारे टारगेट पर ईरान के सारे तेल ठिकाने हैं, सारे पावर स्टेशन हैं, जो हम कभी भी उस पर हम हमला करेंगे, ऐसा अभी पीट हेग्सेथ ने बोल दिया है, रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के। इससे पहले ट्रंप ने जो सुबह दावा किया था कि हमने ईरान को हरा दिया है, हमारी शर्तों के सामने वो गिड़गिड़ाया, हमारी शर्तों के हिसाब से ईरान ने सीज़फायर किया है, वही ट्रंप कुछ घंटे के बाद एक ट्वीट करते हैं और उसमें बोलते हैं कि अगर 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है सीज़फायर के बाद का, आगे हमें कैसे क्या करना है, तो हम ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे, उसका विनाश कर देंगे। इस पूरी खबर का डिटेल भी हम आपको पूरा बताएंगे कि ईरान इतना कॉन्फिडेंट कैसे है कि वो 14 दिन के सीज़फायर के लिए तैयार हो गया और 14 दिन कैसे ईरान के लिए और अमेरिका इजराइल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, ये तय करेगा कि उनकी होमवर्क उनका कैसा, उन्होंने कैसे तैयारियां की हैं। फिलहाल पहले मैं आपको ईरान के बारे में बताता हूं। ईरान के बारे में दावा किया जा रहा है कि इन 14 दिन के अंदर उसको इजराइल से और चीन से कुछ ऐसे सैन्य उपकरण और जासूसी उपकरण मिलने जा रहे हैं जो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को कमाल का बना देंगे और उसकी जो क्षमताएं हैं उसको बहुत आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि अभी भी ऐसे दावे किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से और इजराइल दोनों की तरफ से, मोसाद और CIA दोनों ने अपनी खुफिया रिपोर्ट में माना है कि ईरान के पास अभी भी 50% से ज़्यादा बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें बची हुई हैं और उनको तबाह नहीं किया जा सका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने माना है कि हम अब तक 460 यानी कि 450 से लेके जो 460 किलो यूरेनियम है ईरान का, वो अभी भी उनके कब्जे में नहीं आ पाया है। हालांकि इसकी कोशिश की गई थी लेकिन वो असफल रही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि रूस का एक
सैटेलाइट है, उसको बोलते हैं ख़याम, जो है तो ईरान का, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी पूरी जो है वो रशियन है। उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने अब बहुत नए तरीके के जो फीचर्स हैं वो इसमें इंक्लूड करवाए हैं ईरान की मिसाइलों में, ताकि वो F-35 और B-1 वर्षक, जो उनके B-1 वर्षक और B-2 वर्षक, उनको वो ट्रेस कर पाए। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि रूस का जो S-400 सिस्टम है वो ईरान में बहुत अलग तरीके से डिप्लॉय किया गया है। खुद रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने बोला है कि आप ये मान के चलिए ईरान इस युद्ध को हारने वाला नहीं है। ये जो सीज फायर हुआ है वो ईरान की शर्तों पर हुआ है, और ईरान ने अपनी जो 10 शर्तें रखी हैं उसको अभी तक अमेरिका ने नहीं माना है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो शर्तों के आधार पर जो सीज फायर की बातें की जा रही थी उसमें से सिर्फ 10 में से सिर्फ 2 बातों पर सहमति बनी है। पहली सहमति ये है कि भाई हम लोग 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक शांति वार्ता करेंगे जिसमें अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दूसरी बात थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां सैकड़ों की तादाद में दुनिया भर के देशों के तेल के टैंकर फंसे हुए हैं, उसको निकलने का रास्ता ईरान देगा। ईरान इस पर एग्री हो गया है। लेकिन ये जो एग्री हुआ है, इसके पीछे का अगर हम आपको आंकड़ा बताएंगे तो आप कहोगे कि ये तो ईरान की मौज हो गई। मौज किस रूप में हो गई? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जैसे जैसे जहाज तेजी से निकलेंगे उसी हिसाब से ईरान की कमाई का जो ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसके ऊपर भी एक हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आ चुका है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये 14 दिन ईरान के लिए कितने क्रूशियल हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि ईरान इन 14 दिन के अंदर पश्चिमी ईरान और उत्तरी ईरान और सेंट्रल ईरान में जो फैला हुआ उसका जो मिसाइल कमांड सेंटर है और जो मिसाइलें बिखरी हुई हैं उसको रीलोकेट करेगा, और उनको अच्छे तरीके से, कई बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसी होती हैं जिसमें ईंधन भरने की ज़रूरत होती है, वो उनको पूरा अच्छे तरीके से भरेगा। इसी को ध्यान में, क्योंकि ये पता था कि अगर सीज फायर होगा तो ईरान ये करेगा, इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर क्या किया? इजराइल ने अकेले 8 पुलों को उड़ाया ईरान के अंदर। अमेरिका ने उसके जो सबसे ऊंचा जो पुल था ईरान का, उसको पहले ही उड़ा दिया था। लेकिन वो ये भूल गए कि जो उन्होंने सेंट्रल कमांड ईरान ने अपनी बनाई है वो इस तरीके की नहीं है कि आप एक इलाके को उड़ा दोगे तो दूसरे इलाके से हमले नहीं हो पाएंगे। भले ही पश्चिमी ईरान से हमले कम हो गए हों, लेकिन सेंट्रल ईरान से ईरान के जो हमले हैं वो बहुत तेज हैं। आज आपको बता दें, ईरान के सीज फायर के बाद ईरान के कम से कम 2 बड़े इलाकों पर सीधा हमला हुआ। हमला कहाँ कहाँ हुआ? एक सीरी द्वीप है, सीरी द्वीप में गैस और तेल रसद की सप्लाई होती है, वहाँ पर सीधा मिसाइल अटैक हुआ। इसके लिए ईरान ने सीधा बोला कि ये इस हमले के लिए अमेरिका और इजराइल दोनों जिम्मेदार हैं, और उन्हीं की वजह से उन्होंने ही इस हमले को अंजाम दिया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया के सामने जो सीज फायर दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में सीज फायर है ही नहीं। एक्चुअली में वो क्या है? रिचार्ज युद्ध है। यानी कि दोनों तरफ की पार्टियां, दोनों तरफ की जो पक्ष हैं वो अपने आप को रीलोकेट कर रहे हैं, रसद को वापस भर रहे हैं, युद्ध की बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि 40 दिन से ज़्यादा के युद्ध में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि ईरान जो है उसको हवाई युद्ध में आप हरा नहीं पाओगे। ये तो ईरान ने साबित कर दिया, और ईरान ने ये भी साबित कर दिया कि उसकी जो मिसाइलें हैं, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप दिल्ली से चेन्नई जाते हो, वो लगभग 2 से 2200 किलोमीटर का दूरी लगभग इसकी जाके पड़ती है। तो अगर आप ईरान को यहाँ पे रख लें तो आप ये मान के चलिए कि दिल्ली से लेकर चेन्नई तक की जो दूरी है वही तेहरान से लेकर तेल अवीव के बीच की लगभग दूरी है, और उतनी दूरी तक ईरान जो है वो दनादन अपनी मिसाइलें मार चुका है, और उसने दिखा दिया कि उसने कैसे तेल अवीव को बहुत बुरी तरीके से तबाह किया है, हाइफा को कैसे किया है, नेगेव का इलाका जो सैन्य क्षेत्र बोला जाता है इजराइल का, उसमें भी भीषण तबाही की है। अब ये आता है कि 14 दिन का आखिर खेल क्या है? क्यों उसने 14 दिन का सीज फायर कर लिया अगर वो ईरान पर इतने अच्छे हमले कर रहा था? इसके पीछे की 2 वजह हैं। एक, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो पूरे इलाके में बिखरा हुआ है। लगभग 31 प्रांतों के अंदर, जो ईरान के टोटल 31 प्रांत है, लगभग हर जगह उसके एक मिसाइल कमांड सेंटर हैं। लेकिन क्या हुआ है, जो पिछले कुछ दिनों से हमले हुए हैं अमेरिका और इजराइल में, उसमें कई उसके भूमिगत जो ठिकाने थे वो बंद हो गए थे। वहाँ से मिसाइलें लेना, उसको ट्रकों पे लाद कर नई जगह पे ले जाना, ये संभव नहीं था। रूस और चीन ने उनको यही समझाया कि क्योंकि इन लोगों को आपने इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है, अगर ये लोग सीज फायर करें तो आप उसके ऊपर तैयार हो, क्योंकि जो सीज फायर का फ़ायदा अमेरिका और इजराइल उठाएंगे उससे दुगना फ़ायदा हम आपको उठा के देंगे। और यही जो स्ट्रेटेजी थी चीन और रूस की, वो अब ईरान के काम आ रही है। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान अपने जो भूमिगत ठिकाने वहाँ से मिसाइलों को नई जगहों पे लेके जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है कि ट्रकों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है ताकि मिसाइलों को अलग अलग लोकेशन से जल्दी जल्दी फायर किया जा सके, और उसकी लोकेशन को ट्रेस करना अमेरिका और इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जैसे ही दुनिया भर के तेल टैंकर तेज़ी से निकलेंगे, इसका कमाई का मीटर तेज़ी से बढ़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर प्रतिदिन
20 से 30 भी टैंकर रोज निकलते हैं उस इलाके से, तो कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपया जो है वो आराम से ईरान जो है कमा लेगा। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग इसी तरीके से 14 दिन के अंदर वो करीब 3,500 करोड़ रुपया कमा सकता है। और आपको एक और आंकड़ा बता दूं, अभी इतने बुरे हालात में भी ईरान तेल और गैस से लगभग 1170 से 1200 करोड़ रुपए पर डे कमा रहा है और महीने का करीब 35,000 करोड़ रुपया सिर्फ तेल और गैस से कमा रहा है। ऐसी बुरी हालत में आप अंदाजा लगा लिए कि जो ईरान की, जो कहते हैं ना कि लोग कह रहे थे शक्ति खत्म हो गई है, उसके पास पैसा नहीं बचा है, वो कहां से क्या करेगा, उसका सारा अरेंजमेंट चल रहा है। और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक ऐसे वेपन के रूप में यूज किया है जिसकी कल्पना शायद अमेरिका और इजराइल को जरा भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इतना दूर तक सोचा ही नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस तरीके से दुनिया को वो जैम कर देगा और उसी को वो हथियार बना लेगा। इनका तो ये आइडिया था कि हमने 40 सेकंड के अंदर 28 फरवरी को इनके सुप्रीम लीडर समेत लगभग 48 कमांडरों को मार दिया है। उसके 4 दिन के अंदर पूरा जो ईरान है वो सड़कों पे आ जाएगा खामनी शासन के खिलाफ और आराम से अगले 4 दिन के अंदर हम वहाँ पे अपनी रेजिम को बैठाल देंगे और रजा पहलवी जो है अमेरिका में जो बैठे हुए हैं उनको वहाँ का उनको उसको कमान सौंप देंगे और एक कठपुतली उनकी वहाँ पे तैयार हो जाएगी। लेकिन ये सारा प्लान जो था वो पिछले 40 दिनों में धुआं हो चुका है। कुल मिलाकर जो ट्रंप हैं, जो धुरंधर बन रहे थे युद्ध के, वो आज बहुत बुरी स्थिति में है। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि जो यूरेनियम लूटने गए थे वो यू टर्न मार के वापस कहाँ गए, हॉर्मुज में जाके फंस गए। अब क्या है, ट्रंप पूरे दिन पिछले लगभग 1 हफ्ते से हॉर्मूज की माला जप रहे हैं कि इसको खोलो, इसको खोलो। क्यों? क्योंकि लगभग जो डॉलर था क्रूड ऑयल पर बैरल के हिसाब से वो लगभग 115 से लेकर 120 के बीच में झूलने लगा था और इतने में ही ट्रंप की जो अकड़ थी वो ढीली पड़ने लगी। आज की स्थिति ये है कि जैसे ही इस सीज़फायर का ऐलान हुआ, आराम से 15 से 20% डॉलर पर बैरल के हिसाब से जो दाम है तेल, कच्चे तेल के, वो नीचे आए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान को अगर देखा जाए तो यहाँ वो घाटे की स्थिति में नहीं है, उसकी कमाई बढ़ रही है, उसकी कमाई दनादन बढ़ रही है। दूसरा क्या है, रूस को इससे ये फायदा हुआ कि उसका जो तेल था, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, वो पर डे लगभग 5,000 करोड़ तक का जो तेल था उसने युद्ध के शुरुआत के 8 से 10 दिनों में बेचा था, जब बहुत बुरी स्थिति थी। आज स्थिति यह है कि ईरान को अच्छे से पता है कि अगर रूस और चीन उसके साथ चट्टान बन के खड़े रहेंगे तो उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए सीज फायर के बाद जो रशिया की तरफ से बयान आ रहे हैं वो ऐसे बयान आ रहे हैं जो साफ साफ साबित करते हैं कि रूस और चीन एक तरीके से ईरान की पीठ थपथपा रहे हैं और उसको ये बता रहे हैं कि तुम हारने वाले नहीं हो, तुम इनसे अपनी शर्तों पर बात करना। और इसीलिए 10 जो शर्तें रखी गई थी उसमें से सिर्फ 2 शर्तों पर आपस में सहमति बनी है। लेकिन ट्रंप अपनी 15 सूत्रीय मांगे लेके जो घूम रहे हैं कि आप यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेंगे, ईरान ने कहा हम यूरेनियम का संवर्धन करेंगे। उन्होंने बोला कि आप बड़ी लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं बनाएंगे, उसने कहा हम बिल्कुल बनाएंगे। तो कहने का मतलब है ईरान तो यहाँ कहीं दबा ही नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हो पीट हेग्सेथ, रक्षा मंत्री अमेरिका के, कि ईरान जो है वो बुरी तरीके से गिड़गड़ाया इसलिए हमने सीज फायर किया। अरे आप तो उसमें के हो जो गिड़गड़ाएगा उसके ऊपर डबल बम मारोगे। आप ऐसे कब से दयालु हो गए? आप तो पहले ही बोल रहे थे कि हम कोई दया या रहम नहीं करेंगे। पीट हेग्सेथ का बयान जो था वो बहुत ही वायरल हुआ था कि हम ईरान के ऊपर जरा भी दया और कृपा नहीं दिखाएंगे। वो कैसे कह सकता है रक्षा मंत्री कि वो गड़गड़ाया, हमने उस पर दया की और हमने सीज फायर किया? ये सबसे बड़ा झूठ। दूसरा इंपॉर्टेंट है, मुश्किल से 20-25 घंटे पहले ही ट्रंप ये दावे कर रहे थे कि हम ईरान की सभ्यता को साफ कर देंगे। जो ईरान की सभ्यता का साफ करने का दावा कर रहा हो उससे आप दया और कृपा की उम्मीद कर सकते हैं? वो तो खुद ईरान की सभ्यता साफ करते करते सीज फायर पे पहुंच गए। जब हिंदुस्तान की आंख खुली तो पता चला उन्होंने तो सीज फायर कर दिया। सभ्यता तो वैसी की वैसी खड़ी हुई है, वही घोड़े पे झंडा लिए वहां के शासक हैं और नीचे ट्रंप झुके हुए हैं। ऐसे ट्वीट ईरान एम्बेसी की तरफ से किए गए हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो ईरान है उसके ट्रैप में इजराइल और अमेरिका फंस गए हैं और इजराइल इस सीज फायर से रत्ती भर खुश नहीं है। भले ही वो दिखावे के लिए बोल रहा हो कि वो इस सीज फायर का जो है वो समर्थन करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत, ये कम से कम 3-4 कंट्रीज ऐसी हैं जो जरा भी इस सीज फायर को पसंद नहीं कर रही हैं। सऊदी अरब ने तो बिल्कुल साफ साफ बोला था, प्रेशर डाला था नेतन्याहू के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर, कि हमें किसी भी तरीके का सीज फायर नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी तरीके का रहम ईरान के ऊपर नहीं करना चाहिए। ईरान ने इतनी बुरी कंडीशन में जब इतने ज़्यादा हमले कर दिए हैं और इतनी बुरी कहते हैं ना आगे जाके लड़ रहा है मिसाइलों से, तो हम ऐसी स्थिति में अगर इसको आज नहीं मारेंगे तो कल को ये हमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि चीन और रूस इसके साथ खड़े हैं। तो कुल मिला के पूरा जो
निकल के आया है, जो पूरा प्लान निकल के आया है सीज फायर का, वो साफ साफ बता रहा है कि सीज फायर ऐलान के लगभग 10 से 15 घंटे के बाद अमेरिका की थ्योरियां बदलने लगी हैं, अमेरिका को चिड़चिड़ाहट बढ़ने लगी है। उसको लग रहा था कि सीज फायर का बहुत ही शानदार वेलकम करेगा ईरान और उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसा हम चाहते हैं। कुल मिलाकर ऐसा कुछ भी होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान ने तो सीधा बोला है कि जो भी वार्ता होगी वो हमारी शर्तों पर होगी, और इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को जो वार्ता होगी उसमें इजराइल का ईरान का जो रुख होगा वो बहुत ही सख्त होने वाला है। भले ही ओमान में वो लिबरल था, थोड़ा सा दबा था, उसने कहा था चलो तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं और इसीलिए जो तीखे बयान हैं वो अमेरिकी जनरल की तरफ से आ रहे हैं। डैनियल कैन भी इस पर बोल चुके हैं, पीट हेग्सेथ भी बोल चुके हैं जो रक्षा मंत्री है, ट्रंप भी बोल चुके हैं, मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री है उन्होंने भी बोला है कि अगर कानून का उल्लंघन करेगा ईरान तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका महाविनाश तय है। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है 11 अप्रैल को, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर जरा भी भनक लगी अमेरिका और इजराइल को कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो वार्ता हो रही है उसमें ईरान का अड़ियल रुख है, या वो युद्ध को रोकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, या वो सीज फायर की जो कंडीशंस हैं उसको नहीं मान रहा है, तो वो 11 अप्रैल को एक ज़बरदस्त हमला करेंगे। और इसीलिए ये जो 14 दिन है वो अमेरिका और इजराइल के लिए भी, कहते हैं ना एक आदमी जब हाँफ जाता है तो उसे थोड़ी सांस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने आप को उस तरीके से रिचार्ज कर रहे हैं। क्योंकि अब क्या है, 14 दिन के बारे में अमेरिका का पक्ष भी समझ लीजिए और इजराइल का भी समझ लीजिए। 14 दिन में क्या होगा, ईरान जिस घातक तरीके से पश्चिमी ईरान और सेंट्रल ईरान से जो इस वक्त हमले कर रहा है और थोड़े से दक्षिण ईरान की तरफ से कर रहा है, उसका इम्पैक्ट इजराइल पे सबसे ज़्यादा हुआ है, सऊदी अरब पे बहुत हुआ है, यूएई पे तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। इनको ये पता लगाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आखिर ये लोकेशन चेंज कर करके एक ही वक्त में 2 अलग अलग लोकेशन से हमले कैसे कर रहा है, इसको एग्जैक्ट लोकेशन कैसे मिल रही है। ये उसका होमवर्क जो अभी तक जो अमेरिकन कमांडर हैं वो एक भयंकर जंग में उलझे हुए हैं ईरान के साथ, वो अभी उस चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से कि आखिर ईरान का जो लड़ने का तरीका है वो क्या है। वो उनके लिए पहेली बन चुका है। दूसरा, वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को सटीक इंटेलिजेंस, खुफिया जानकारी एग्जैक्ट किस वक्त पे कैसे दी जा रही हैं। लेकिन इसको जानने के लिए भी आपको बता दें उनके लिए 14 दिन काफ़ी पड़ेंगे, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा एक देश है जो जिसमें 31 प्रांत हैं, और पूरे में अगर आप इलाके में देखो तो आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अगर आपको ईरान के सारे खुफिया अड्डे, सैन्य अड्डे, उनकी लोकेशन चेक करनी है तो 14 दिन आपके लिए कुछ भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको देते हैं कि जो F-15E पायलट ऊपर से कूदे थे उसमें से एक तो तुरंत बचा लिया था, एक जाके छुप गया था पहाड़ियों पे लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर। उसको ढूंढने के लिए क्या हुआ था, उसको ढूंढने के लिए 200 तो कमांडो लगे थे, एक करीब 4 बॉम्बर्स लगाए गए थे, 64 फाइटर जेट लगाए गए थे, इसके अलावा रिफ्यूलर लगाए गए थे 34। तो आप समझो जब एक पायलट को ढूंढने के लिए पहाड़ियों में जो मिसाइल नहीं है, जो कोई बॉम्ब नहीं है, उसको ढूंढने के लिए जब आपको इतना रिसोर्सेज लगाना पड़ा, तो ईरान के सारे हथियारों को ढूंढने के लिए तो आपका कहते हैं ना पूरा खजाना खाली हो जाएगा, पूरी फौज कम पड़ जाएगी इतने बड़े इलाके में। तो ये जो 14 दिन हैं ये ईरान के लिए तो एक तरीके से रामबाण साबित होंगे, ये तो तय है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अमेरिका और इजराइल जो हैं वो 14 दिन में कम से कम इतना जरूर करेंगे कि अब वो एक नई लिस्ट बना सकते हैं कि भाई इनका जो टॉप लीडरशिप है वो है कौन। क्योंकि सबसे बड़ा जो रहस्य बना हुआ है ईरान के अंदर, लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि पजेश्किन ईरान का चेहरा है, या अब्बास अगारची विदेश मंत्री वहाँ का चेहरा है, या IRGC का कोई और चेहरा है, या गलाफी इसका चेहरा है। कोई एग्जैक्ट जानता ही नहीं है कि ईरान को कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन एग्जैक्ट बता रहा है कि कहाँ पे कैसे हमले करो, हमें युद्ध में कितना आगे जाना है। IRGC का कौन सा ऐसा कमांडर छुपा बैठा है जिसकी ना तो पहचान समझ में आ रही, लेकिन युद्ध में जो है उसका जो परिणाम है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी जो होमवर्क हो रहा है मोसाद और CIA का, वो ये इंपॉर्टेंट है कि सीज फायर के दौरान ये पता करने की कोशिश करेंगे अमेरिका और इजराइल दोनों कि आखिर ईरान के अंदर इस वक्त वो कौन लोग हैं जो ईरान को इतना जुझारू हमले करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। आखिर वो कौन से वॉर कमांडर्स हैं जो अभी तक दिखे नहीं हैं। अभी तक इनके हिसाब से क्या है, इन्होंने जो 200 प्लस कमांडर्स मारे हैं, टॉप, मिडिल और लोअर, उनके हिसाब से तो अब उनके हिसाब से तो ईरान में कोई कमांडर है ही नहीं उस लेवल का जो इतनी दूर दूर तक हमले करे, लगभग 2-2-2.5 किलोमीटर तक हमले करे। 300 किलोमीटर तो उनके लिए बहुत ही छोटी सी चीज़ है, जो वो जब चाहते हैं तब बड़े आराम से हमला कर लेते हैं। तो कुल मिला के स्थिति क्या है, कुल मिला के स्थिति ये हो गई है कि जो ट्रंप और नेतन्याहू हैं उनके लिए 10 अप्रैल की तारीख एक ऐसी तारीख बन गई है जिसमें यह साबित हो जाएगा कि ईरान ने उनके सामने घुटने टेके या इन्होंने ईरान के सामने घुटने टेके। और इसीलिए जो वार्ताकार इस्लामाबाद में आ रहे हैं उसमें स्टीव विटकॉफ भी हैं। सुनने में आ रहा है कि जेरेड कुशनर, ये जो दामाद हैं
दामाद भी हैं और इजराइल के बहुत पसंदीदा हैं क्योंकि वो यहूदी भी हैं। तो यहूदी दामाद ट्रंप का जेरेड कुशनर वो भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और इसके अलावा जो स्टीव विटकॉफ है वो पहुंच रहे हैं। इस बार एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट आई है, जो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं और थोड़ा जल्दी लंबी लंबी बातें भी कर देते हैं बीच बीच में, वो हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। वो भी इस बार वार्ता में पहुंच रहे हैं, ऐसी खबरें लगभग आ चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि इस टीम के साथ नेगोशिएशन ईरान की तरफ से कौन करेगा। इसके बारे में 2 या 3 विकल्प बताए गए हैं। एक तो बताया गया कि बैकडोर से सारी जो वार्ताएं तय करने वाला होगा वो रूस और चीन होंगे। उन्हीं के वार्ताकार जो है वो इस चीज़ को फाइनलाइज करेंगे कि हमें करना कैसा है। अब पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को लेके लोग बड़ा कह रहे हैं साहब पाकिस्तान ने तोप मार दी। पाकिस्तान ने कोई तोप नहीं मारी। पाकिस्तान को ज़मीन इसलिए सौंपी, वार्ता की ज़मीन इसलिए तय किया गया है, उसके पीछे के 2 कारण हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन के पाकिस्तान से बहुत अच्छे संबंध हैं और चीन के रूस से भी संबंध ठीक ठाक हो गए हैं तेल के चक्कर में। तो इनके लिए भी बड़ा कंफर्ट जोन है कि भाई चलो कोई बात नहीं है, पाकिस्तान को बना लेते हैं। और पाकिस्तान को बड़ी खुशी होती है जब दूसरों के पचड़ों में पड़ता है और उसमें उसको थोड़ा भी अपनी टोपी को ऊपर करना होता है तो बड़ा खुश होता है। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर उसकी ज़मीन पर वार्ता विफल हुई तो उसका परिणाम क्या होगा। उसका सबसे घातक परिणाम जो होगा वो सऊदी अरब की तरफ से होगा, यूएई की तरफ से होगा, जो इसमें मठाधीश बनने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। तो इसके ऊपर हम आपको अलग से पूरा डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि जो पाकिस्तान की ज़मीन है वो रशिया और चीन के हिसाब से एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। वहाँ उनकी पहुँच अच्छी है। वहाँ जो उनके दूतावास हैं पाकिस्तान के अंदर, रूस के और चीन के, वो हाईली एक्टिव हैं। उनके पास वहाँ का एक मजबूत नेटवर्क है खुद का अपना। चीन का तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पल पल की जानकारी देना, पल पल की जानकारी को शेयर करना रशिया से और बीजिंग से और मॉस्को से, तो उसमें क्या होगा, ईरान को जो है वो बढ़त मिलेगी। ओमान में क्या था, ओमान में पूरी की पूरी तरीके से ओमान और कतर का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो सबसे बड़ा ये था कि वहाँ पूरी तरीके से अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और वहाँ की सटीक जानकारी रशिया को और चीन को बहुत देर में मिल पा रही थी, जिसकी वजह से जो वार्ता थी उसमें अमेरिका हावी हो रहा था। उसी के दम पर उसने ये 28 फरवरी को अटैक करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान में वार्ता होने वाली है वो ज़रा भी ईरान, अमेरिका और इजराइल के लिए बिल्कुल भी कहना चाहिए आसान नहीं होने वाली है। और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि अब जो स्थिति है वो उसने हॉर्मुज़ में आके एक ऐसा खेल कर दिया है जो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चैलेंजिंग हो गया है। और इसी दुखती रग को रशिया बार बार दबा रहा है। दिमित्री मेदवेदेव ने क्या बोला, दिमित्री मेदवेदेव ने बोला कि हॉर्मुज़ ईरान का एक ऐसा परमाणु हथियार साबित हुआ है जिसके सामने अमेरिका और इजराइल की एक नहीं चली है। और यही हॉर्मुज़ आगे भी चल के ईरान के लिए वो सुरक्षा कवच बनेगा जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ दिमित्री मेदवेदेव ने एक और ऐसी बात कर दी है जिसके बाद शायद अब ट्रंप बौखला चुके होंगे और अब तक वो फिर से चेक करने लगे होंगे कि भाई ईरान का यूरेनियम कहाँ रखा, सबसे पहले उसको पकड़ो। उसका पीछे की वजह यह है कि दिमित्री मेदवेदेव का जो बयान आया है उसमें उन्होंने बोला कि मैं गारंटी लेता हूँ कि ईरान 3 गुना शक्ति के साथ अपने परमाणु हथियार को बनाने की कोशिश जरूर करेगा। और यह मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसा दिमित्री मेदवेदेव ने बोल दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट उन्होंने यह भी बोली है कि अगर किसी देश का विनाश किया जाएगा तो उसको पूरा हक है कि वो महाविनाश वाले हथियार बनाए। तो कहने का मतलब है कि रशिया है, उसने इनडायरेक्टली ये बोल दिया है कि ईरान का कोई भी परमाणु हथियार प्रोग्राम हो या वो हथियार बनाने की कोशिश करेगा तो रशिया उसका भरपूर साथ देगा। अब वो साथ किस लेवल का होगा, कहां तक होगा, किस रूप में होगा, ये कोई खुलासा नहीं है। लेकिन ये जो बयान दिए जा रहे हैं पुतिन के करीबियों के द्वारा या पुतिन के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की तरफ से, वो साफ इशारा करते हैं कि ट्रंप आप ईरान युद्ध में फंस गए हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप हॉर्मुज़ पे कब्जा कर लोगे, ईरान के तेल पे कब्जा कर लोगे, उसके परमाणु ठिकानों को उड़ा दोगे, तो भूल जाओ। हॉर्मुज़ पे ईरान ने 2 टूक कहा है कि इस पे मेरा पूरी तरीके से कंट्रोल रहेगा। हम ट्रंप के उस बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं है जिसपे उन्होंने बोला है कि हॉर्मुज़ पर अमेरिका और ईरान मिलकर व्यवस्था बनाएंगे। उसने कहा तुम होते कौन हो भाई हमारे इलाके में आने वाले, अगर हमको व्यवस्था बनानी होगी तो हम ओमान के साथ बना लेंगे जिसका उस क्षेत्र पे हक बनता है, आप कौन होते हैं। तो यहाँ भी ईरान ने 2 टूक मना कर दिया। उसके तेवरों में रत्ती भर की कहते हैं ना ढीलापन नहीं आया, ढीलापन बोलना चाहिए, ना ही कोई नरमी बरत रहा है। तो कहने का मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 14 दिन का सीज़ फायर हुआ है, ये सीज़ फायर है ही नहीं, ये रिचार्ज युद्ध है। और इसमें बाजी मारता हुआ अभी फिलहाल ईरान नज़र आ रहा है। वहाँ जो जश्न मनाया जा रहा है उसका वो अच्छे तरीके से अमेरिका और इजराइल को दिखा रहा है कि हम जो हैं वो विन विन सिचुएशन में हैं। आप अपना देखिए, आपके शहर तबाह हैं, आपके पास सबसे आधुनिक हथियार थे, आपके पास सबसे आधुनिक गोला बारूद सेना थी, उसके बावजूद भी आपकी स्थिति ये हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ईरान के लिए
एक ब्रह्मास्त्र बन गया है और उसी के दम पर आज उसने ट्रंप को चीखने पे मजबूर कर दिया है कि सीज फायर करो, वरना शायद ट्रंप ये सीज फायर कभी नहीं करते। उन्होंने जो सपना देखा था वो एक ऐसे ईरान का सपना देखा था जहां एक ग्राम भी यूरेनियम भी नहीं होगा, ना ही कोई परमाणु बम होगा। ट्रंप ने एक ऐसा सपना ईरान का देखा था जहां पे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं होंगी, फैक्ट्रियां ही नहीं होंगी, कोई रॉ मटेरियल तक नहीं होगा। ईरान में उन्होंने एक ऐसा सपना देखा था जहां उन्होंने उम्मीद की थी कि 47 साल से जो खामनेई का शासन चला आ रहा है उसको हम साफ कर देंगे और वहां पे रजा पहलवी आएंगे और वो पुराना 70 के दशक जो 60 और 70 के दशक का जो ईरान था हम उसको वापस लाएंगे। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि आज की स्थिति में अगर ईरान देखा जाए तो वो विजेता तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये कहेंगे बढ़त काफ़ी उसने ले ली है और उसका जो जज्बा है लड़ने का वो ये साबित करता है कि जो ट्रंप है वो एक तरीके से सीज फायर का जो धोखा देने की कोशिश कर रहे थे उसको ईरान ने पकड़ लिया है। और यही वजह है कि ईरान के इलाकों पे जैसे ही हमले हुए नए, उसने तुरंत सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और यहाँ तक कि इजराइल के यरूशलेम तक मिसाइलें दाग दी और साबित कर दिया है वो उसके जो हथियार हैं वो पूरी तरीके से लोडेड हैं और हर तरीके से दागने को तैयार हैं। कुल मिलाकर ईरान को रोकना ट्रंप के लिए बस की बात नहीं लग रही है। अब देखना होगा कि 10 अप्रैल तक ट्रंप क्या करते हैं, इजराइल की क्या स्ट्रेटजी रखती है। कुल मिलाकर इजराइल जो है वो अपना सारी जो भड़ास है वो लेबनान में भयंकर हमले करके कर रहा है। उसका एक छोटा सा आंकड़ा ये आया है कि सिर्फ 60 सेकंड के अंदर 100 हमले किए गए 55 जेट से। और वो कम से कम उन्होंने ऐसा दावा किया जा रहा है कि कम से कम एक हेडक्वार्टर, 3 कमांड सेंटर और उनकी जो चौकियां थी और जो उनके मिसाइल डिपो थे उसको सबको लेबनान में उड़ाया गया है। उसमें भी खास तौर से बेरूत में और बेका घाटी है। आपको बता दें दक्षिणी लेबनान में एक है बेका घाटी, बड़ी इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा अटैक जो है वो इजराइल ने किया है। तो कुल मिलाकर क्या है कि ईरान का जो युद्ध है उसकी जो धमक, उसकी जो आग, उसका जो गुस्सा इजराइल निकाल रहा है वो इस समय लेबनान के अंदर निकाल रहा है। कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि ईरान आने वाले कुछ घंटों के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्या वो लेबनान के ऊपर इसी तरीके से हमले होने देगा या फिर वो लेबनान के आधार पर ये बात तय करेगा कि अगर सीज फायर कंप्लीट करना है तो आपको लेबनान पर अपने हमले बंद करने होंगे। कुल मिला के जो भी बड़ा डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी टिप्पणियों पे अपनी टिप्पणियां ज़रूर करिए और आप बताइए कि ये जो 14 दिन का सीज फायर किया गया है और 10 अप्रैल को जो वार्ता इस्लामाबाद में होने जा रही है उसको लेकर आपके क्या विचार हैं। क्या आपको लगता है कि ईरान इन 14 दिन के अंदर फिर से गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्योंकि याद रखिए समय का सबसे भयंकर और सबसे अच्छा उपयोग और सबसे सटीक उपयोग अगर किसी ने युद्ध में किया है तो वो ईरान है। और आपको अच्छे से बता दूं, जब जून 2025 में ईरान पर हमला हुआ था उसके बाद जो 7-8 महीने युद्ध नहीं हुआ उसी में उसने ऐसी अपनी मिसाइलों की तैयारी की थी जिसके दम पर वो आज तक अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे रहा है। अगर ये 14 दिन वास्तव में ईरान ने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लिए तो आप याद रखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भयंकर नुकसान ईरान के अंदर हुआ है वो इन 14 दिनों की भरपाई अलग तरीके से कर सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब जो भी इसके ऊपर बड़ा डेवलपमेंट आएगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।